हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम आपके साथ नेट जून 2023 में आए हुए लीनियर अलजेब्रा के पार्ट बी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपके साथ जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, उसमें हमें गिवन है कि कैपिटल टी एक लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ है आर क्यूब के ऊपर, मतलब आर क्यूब से आर क्यूब कैपिटल टी आपको एक लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ है। ऑलराइट, और अब एफ एक्स आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया हुआ, राइट। और अब हमें इसके बारे में दो स्टेटमेंट्स दी गई और उन दोनों स्टेटमेंट से हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सच है और कौन सी स्टेटमेंट सच नहीं। सबसे पहली स्टेटमेंट पे जरा फोकस करते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो क्या कह रहा है, कहता है सपोज कीजिए कैपिटल टी आपके पास एक नॉन जीरो लीनियर ऑपरेटर है, पहली बात। एंड नंबर दो, जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल टी, ये दिया हुआ, राइट। और फिर अब आपको क्या कहता है, कहता है अब अगर हम अपने इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एफ एक्स को लिख सकें कैसे, एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स, ये दिया हुआ। तो कहता है जी ये सब हो जाएगा, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है कि जब ये जो जी ऑफ एक्स आपने लिखा हुआ है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंगली जो जी ऑफ टी निकल के आएगा वो पक्का जीरो निकल के आएगा। अब आपने इस स्टेटमेंट को चेक करना है कि ये सच है या झूठ। इसको करने के लिए आपने क्या करना है, नोटिस कीजिए, अनफॉर्चुनेटली ये स्टेटमेंट हमेशा सच नहीं है। कैसे, जरा फोकस कीजिए। हम आपको एक मैट्रिक्स देते हैं, एक लीनियर ऑपरेटर जो आर क्यूब है उसके कोरस्पॉन्डिंगली, उसको फोकस कीजिए, 0 3 0 0 0 3 एंड 0 0 0, ये देखिए। ऑलराइट, तो आप ध्यान से देखिए, आप जब इसे पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इसका जो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकल के आएगा, जिसे आप प्यार से एफ एक्स कह रहे हैं, वो और कुछ नहीं निकल के आएगा बल्कि एक्स क्यूब ही निकल के आएगा। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल भी आर प्लस एक्स क्यूब ही निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल होगा आपके पास, लीस्ट डिग्री का मोनिक पॉलिनोमियल जो इस गिवन पॉलिनोमियल को एनहाइलेट कर पाएगा। ऑलराइट, तो आप नोटिस करेंगे कि ये भाई साहब आपकी इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियरली ये एक नॉन जीरो लीनियर ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक। नंबर दो, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब है तो आइगन वैल्यू इसकी जीरो पक्का आएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब एफ एक्स अगर आप फोकस करें, एफ एक्स एक्स क्यूब दिया होगा, तो इससे कोरस्पॉन्डिंगली जो हमारा जी एक्स निकल के आएगा वो केवल और केवल आपके पास एक्स स्क्वायर निकल के आएगा, सही है। आप ध्यान से देखिए कि g ऑफ t, अगर t ये रिप्रेजेंट हो रहा है इससे, तो g ऑफ t क्लियरली इस पे जीरो नहीं निकल के आएगा, क्योंकि इसका तो मिनिमल पॉलिनोमियल ही एक्स क्यूब है। सबसे छोटे डिग्री का आपके पास जो पॉलिनोमियल है जो इसको एनाहिलेट कर रहा है वो ही आपके पास 3 डिग्री का है, तो एक्स के इसको कैसे एनाहिलेट कर पाएगा, जिससे आपके पास ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी एंड हेंस फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स निकल जाएगी। सो पॉसिबल होप कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं और सेकंड स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में भी आपको सिमिलर सी एक स्टेटमेंट दी हुई है, बस थोड़ा सा उसमें एक ट्विस्ट है, तो आइए अब जरा उसे डिस्कस करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में आपको क्या कहता है, कहता है सपोज कीजिए 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, दिया हुआ आपको 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल टी, ये पहली चीज दी हुई है। नेक्स्ट आपको क्या कहता है, कहता जी विद एटलीस्ट 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की है किसकी, 0 की, वो आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 दी, ये दिया। ऑलराइट, अब आगे क्या कहता है, कहता है जी देन अगर हम लिखें एफ एक्स को एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स, फोकस कीजिएगा, यहां पे अभी भी जो एफ एक्स है वो आपके इस लीनियर ऑपरेटर कैपिटल टी का आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ही दिया हुआ है। ऑलराइट, कहते हैं अब अगर हम ऐसा लिखें तो पक्की बात है हमारे पास क्या निकल के आएगा, वो कहते हैं जी अब इस केस में पक्का आपके पास जो जी ऑफ टी है वो पक्का आपके पास जीरो निकल के आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, और वो क्या है, नोटिस कीजिए, हमें यहां पे जो एफ एक्स दिया हुआ है, इस एफ एक्स के पास ऑप्शन है ही क्या। देखिए एफ एक्स आपके पास या तो एक्स क्यूब हो सकता है, ऑलराइट, या फिर एफ एक्स जो है आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा हो सकता है, जहां अल्फा कोई नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है। और वो कैसे, देखिए हमें क्या दिया है ना, 0 की जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 2 या 2 से बड़ी दी हुई है, तो पक्की बात है हमें पता है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से बड़ी या बराबर निकल के आती है। तो अगर तो वो 3 हो गई तो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्यूब हो जाएगा,
और अगर वो 2 ही रह गई तो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x के इंटू x माइनस अल्फा निकल के आएगा, जहां अल्फा नॉन जीरो निकल के आएगा। ऑलराइट, अब हम फोकस करेंगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल निकल के आएगा। ठीक है जी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जब हम मिनिमल पॉलिनोमियल पे फोकस करेंगे, mtx कह देते हैं उसको, वो हमारा क्या क्या निकल के आ सकता है। देखिए, जब आप यहाँ पे फोकस करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है ना, am कह देते हैं उसको, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है हमारे पास 3 है इस केस में। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में हमें क्या दिया हुआ है, वो 2 या 2 से बड़ी है। तो अगर तो मेरे पास जो जीएम है वो इस केस में भी 3 हो गया, तो वो क्या चीज निकल के आएगी, वो आप फोकस कीजिएगा। जब आप एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 3 करेंगे, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी आप क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो आप नोटिस करेंगे आप इस 3 की पार्टीशन करें। जब आप 3 की पार्टीशन करेंगे तो 3 की जो पार्टीशन है वो आपके पास या तो 3 हो सकती है, या आपके पास 2+1 हो सकती है, या आपके पास 1+1+1 हो सकती है। ऑलराइट, अब हमें क्या करना होता है, इनमें से कौन सी पार्टीशन लेनी है जिससे हम अपनी गिवन मिनिमल पॉलिनोमियल में ये जान सकें कि x की कितनी पावर आ रही है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जब पार्टीशन हम कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो इनमें से वो वाली पार्टीशन चूज कीजिए जिसमें उतने ही टुकड़े हैं जितनी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकल के आ रही है। तो आप देखेंगे ये 3 टुकड़े वाला ये पड़ा हुआ है। अब इसमें जो सबसे बड़ी जो आपका नंबर है वो नंबर एक्चुअली में x की पावर हो जाएगा आपके पास जब आप मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे, राइट। और अब देखेंगे आप यहां पे जो आपका मिनिमल पॉलिनोमियल निकल के आएगा, जब ये केस रहेगा तो वो केवल और केवल आपका x निकल के आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 भी तो हो सकती है। अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 हो गई है तब आपने क्या करना है, तब आपने फिर दोबारा फोकस करना है कि 3 की आपने पार्टीशन लिखनी है, पहली बात। अब आप ये देखिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है 0 की, वो है 2। तो आप 2 टुकड़े वालों पे ध्यान दीजिए, मतलब इस पे ध्यान दीजिए। ऑलराइट, और इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उस पर फोकस कीजिए। ये अब इस केस में x की पावर हो जाएगा, मतलब इस केस में आपका जो mtx है वो x स्क्वायर निकल के आएगा। राइट, अब आप फोकस कीजिए कि जब आप इस केस में अपने इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सच निकल के आएगी। कैसे, आप फोकस कीजिए कि अब हमारे पास जो fx है इस केस में x क्यूब है, राइट, ये x क्यूब हो चुका है। तो इससे मुझे पता लगता है कि gx इस केस में आपका क्या निकल के आएगा, x स्क्वायर निकल के आएगा। और अब gx अगर x स्क्वायर है आपके पास, तो हमें पता है इस केस में हमारे पास ये भाई साहब भी आपके पास आपके गिवन लीनियर ऑपरेटर कैपिटल टी का एनालिटिंग पॉलिनोमियल बनेंगे, एंड ये भी बनेंगे। मतलब x स्क्वायर पक्का इस केस में जो आपके गिवन लीनियर ऑपरेटर कैपिटल टी है उसको एनालिट कर देगा। हेंस यहां से हमें पता लगता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सच निकल के आ रही है। ऑलराइट, लेकिन अब जरा सेकंड केस पे फोकस करते हैं। जब आप सेकंड केस पे फोकस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी यहां पे तो 2 ही दी हुई है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्योंकि 2 या 2 से बड़ी दी हुई है, तो इस केस में जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो आपके पास केवल 2 ही निकल के आएगी। 2 निकल के आएगी तो केस हमारे पास इस केस में क्या आएगा कि हमें ज्योमेट्रिक एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 थी, तो हम पहले क्या करेंगे, 2 की पार्टीशन निकलेंगे। वो क्या है, 2 है या फिर 1+1 निकल के आएगी। तो यहां से मुझे पता लगेगा कि मेरे पास इस केस में जो mtx निकल के आएगा वो केवल x इंटू x माइनस अल्फा निकल के आएगा। ऑलराइट, अब जब आप इस mtx के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो इसे कंपेयर कीजिए और इसे कंपेयर कीजिए, तो इस केस में हमारे पास जो gx निकल के आएगा वो निकल के आएगा x इंटू x माइनस अल्फा, और वो मिनिमल पॉलिनोमियल के बराबर ही आ जाएगा, शोइंग दैट कि इस केस में भी g आपके लीनियर ऑपरेटर कैपिटल T को एनालिट कर जाएगा, जिससे आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सच हो जाएगी। या हमारे पास इस केस में स्टेटमेंट भी सच निकल के आएगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके पास इस केस में स्टेटमेंट नंबर A फॉल्स आ रही है, स्टेटमेंट नंबर B ट्रू आ रही है, तो आपका इस केस में ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राइट, सो ये पॉजिटिव हो कि क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन आपको जो आपके असाइनमेंट में दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 151 के रूप में दिया हुआ है। उसमें आपको क्या दिया गया है, x और y 2 n टपल्स दिए हुए हैं, ऑफ कोर्स r n में, और हमसे पूछा जा रहा है कि 4 ऑप्शंस देके कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इनर प्रोडक्ट का काम करेगा। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो सबसे तेज तरीका वो यही होता है कि जो इनर प्रोडक्ट नहीं है उनको जल्दी से एलिमिनेट कर दीजिए, एंड फिर आप देख लीजिए जो बच गया वो आपका इनर प्रोडक्ट हो जाता है। तो एक एक करके 4 ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। पहले ऑप्शन में आपको क्या कहता है, पहले ऑप्शन में कहता है कि x और y इन दोनों को डॉट, उसने डिफाइन जो किया वो ये है कि समेशन, ध्यान से देखिए x i एंड साथ में y j। ये इंपॉर्टेंट चीज है
कि एक्स आई के साथ वाई जे मल्टीप्लाई हो रहा है एंड आई एंड जे 1 से n तक जा रहे हैं। ठीक है जी। तो अब इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे तेज तरीका है वो यही है कि इस क्वेश्चन में आपने और कुछ नहीं करना, सिंपल से काम करना, n को इस पहले n को फिक्स कर दीजिए। फॉर एग्जांपल हम n को फिलहाल 2 डाल देते हैं, तो यहां पे ऑफकोर्स ये 2 हो जाएगा। ऑलराइट, और अब हम पहले इसको खोल लेते हैं। ये चीज क्या निकल के आएगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला i को आप 1 डालेंगे, j को आप 1 डालेंगे तो ऑफकोर्स x1 y1 हो जाएगा। फिर i को आप 1 डाल दीजिए एंड j को 2 ले लीजिए तो x1 y2 हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, i को 2 ले लीजिए एंड j को 1 ले लीजिए तो x2 y1 हो जाएगा एंड नेक्स्ट दोनों को 2 लेंगे तो x2 y2 हो जाएगा। राइट, अब इस सवाल में इस गिवन ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आप क्या कीजिए, अपने x फैक्टर को ले लीजिए आप 1 - 1 एंड y को भी ले लीजिए 1, -1। तो आप देखेंगे कि आपके पास ये x1 है एंड ऑफ कोर्स हमारे पास ये जो चीज है x2 हो जाएगी, ये y1 है, ये y2 हो जाएगी। ऑलराइट, तो आप देखेंगे जरा, सबसे पहले देखते हैं x1 y1 क्या निकल के। देखिए x1 y1 क्या निकल के आएगा 1, ठीक है। फिर x1 y2 जब आप करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा ऑफकोर्स -1। फिर x2 y1 करेंगे तो आपके पास वो निकलेगा -1 एंड फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 निकल के आएगा। इन सबका सम करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं, हमें इनर प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी पता है कि जरा आप दो वेक्टर्स का जब आप इनर प्रोडक्ट करते हैं तो वो 0 तब आता है जब आपके पास ये जो दोनों के दोनों एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाए। लेकिन हमारे पास तो ये 0 है ही नहीं, फिर भी इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है वो? क्योंकि वो इनर प्रोडक्ट है ही नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन इस केस में एलिमिनेट हो जाएगा। राइट, सो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट होने के बाद अब हम आगे चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखते ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आपके पास वहां पे जो पहला ऑप्शन है xi उसका भी आपको होल स्क्वायर दिया हुआ एंड जो दूसरा है yj इसका भी आपको होल स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। और फिर क्या कहा हुआ है, कहता है जी इनकी समेशन कर दीजिए, कहां से कहां तक, i एंड j, फिर दोबारा 1 से n तक। राइट, ये इस क्वेश्चन को हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा अगर जो हमने प्रोडक्ट डिफाइन किया है वो इनर प्रोडक्ट है तो वो आपके पहले कोऑर्डिनेट में आपके पास लीनियर होना चाहिए। दैट इज हमारे पास अल्फा टाइम्स x डॉट v ये जो है बराबर आना चाहिए अल्फा टाइम्स x डॉट v के। लेकिन जब आप इसके कोरस्पॉन्डिंग इसके निकालेंगे तो आपको यहां दिखेगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर ज्यादा होगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग इसको निकालेंगे तो उससे बाहर सिर्फ अल्फा निकल रहा होगा, अल्फा स्क्वायर नहीं आएगा। जिससे आपको पता लग जाएगा कि अल्फा को आप 2, 3, 4 कोई भी ले लीजिए, आप अपने x फैक्टर को 1,2 ले लीजिएगा n को 2 रखते हुए एंड y को आप 2,3 ले लीजिएगा, तो आप देखेंगे अल्फा को जैसे आप 2 या 3 फिक्स करेंगे ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे, शोइंग दैट ये जनाब आपके पास इनर प्रोडक्ट नहीं आ पाएंगे। ठीक है जी, जिससे हमें पता लगेगा कि ऑप्शन नंबर 2 तो इस केस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर या तो ऑप्शन नंबर 3 होगा या ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगर आप जल्दी से अगर आप ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, वो कहता है जी समेशन। अब पैरों में x क्या दिया हुआ है j, लेकिन y के बारे में काफी खास चीज दिया, देखिए y के बारे में उसने दिया हुआ है n - j + 1 दिया, यही है एंड j जा रहा है 1 से n तक। तो पहले हम क्या करते हैं, n को 2 डाल देते हैं ताकि आसान हो जाए। और अब इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, अपने x फैक्टर को भी 1,0 ले लेते हैं एंड y वेक्टर को भी 1,0 ले लेते हैं। ठीक है जी, और इस हिसाब से इसको खोलने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये चीज क्या निकलेगी। देखिए पहले आप j को 1 डालिए, जैसे आप j को 1 डालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा, देखिए पहली बात n हमने 2 डाला हुआ है तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, अब j को आप 1 रखेंगे यहाँ पे, जैसे j को 1 रखेंगे आप यहाँ पे, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, x1 y2 हो जाएगा एक एंड प्लस जब आप j को राइट यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ x2 हो जाएगा और अब j को आप यहाँ 2 रखेंगे ये कट जाएगा, यहाँ y1 हो जाएगा। सही है, जरा उस हिसाब से आप काम करिए, x1 y2 0, x2 y1 0, तो इस हिसाब से तो ये 0 आ रहा है, लेकिन ये दोनों तो 0 है नहीं, हेंस शोइंग दैट कि चौथा भी इनर प्रोडक्ट नहीं आ रहा। मतलब इस केस में आपका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 निकल के आएगा। सो वी पॉजिटिवली होप कि क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपके पेपर असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 152 के रूप में दिया गया है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में वो कहता है कि जनाब कंसीडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म Q ऑफ XYZ एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स B। ठीक है जी, और फिर कहता है फिर आप इस सेट S को पढ़िए। सेट S में क्या है, वो सारे के सारे ABC इन R क्यूब सच दैट Q ऑफ ABC इज 0। और फिर इससे रिलेटेड हमसे
पूछा जा रहा है कि चारों स्टेटमेंट्स में से कौन स्टेटमेंट फॉल्स आएगी। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर बी मैट्रिक्स ये दिया हुआ है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालनी बहुत आसान होती है। क्या होती है वो समझिएगा आप। यहां से क्या करना होता है, ये जो वन है, आप जब क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालते हैं उसमें ये जो वन आएगा ये एक्चुअली में इसको एबीसी के कॉरस्पॉन्डिंगली जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगी उसमें ये ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट आता है। तो इसको वन को मल्टीप्लाई कर दीजिए ए स्क्वायर के साथ, आ गया। नेक्स्ट फिर आप क्या कीजिए, इस वन को मल्टीप्लाई कर दीजिए बी स्क्वायर के साथ और ऐड कर दीजिए, एंड इस -2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस सी स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट अब ये जो वन और वन है ना, इन दोनों का आपने क्या करना है, सिंपल यहां पे सम कर देना है। तो अब जब सम करेंगे तो वो चीज आपके पास निकल के आएगी 2। तो वो जो 2 है वो एक्चुअली ए बी के साथ मल्टीप्लाई होके आपका ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बना देगा, लेकिन बीसी और सीए के साथ कुछ भी नहीं निकल के आएगा क्योंकि यहां और यहां जीरो निकल के आ रहा है। मतलब हमें समझ आ गया कि हमारे पास इस केस में जो क्वाड्रेटिक फॉर्म निकल के आएगी वो एक्चुअली में ये निकल के आ रही है। और अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को इक्वल टू 0 करना है और अब इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन फॉल्स निकल के आएगा। एक एक करके सभी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप फोकस करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन में आपको क्या कह रहा है, कहता है जी द इंटरसेक्शन ऑफ एस विद द XY प्लेन इज अ लाइन। अच्छा देखिए, XY प्लेन के साथ इज अ लाइन, इसको हमने कैसे सोचना है वो समझिएगा। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर रहे हैं ताकि हमें इसको XY प्लेन के साथ इंटरसेक्ट कराने में आसानी हो सके। आप क्या कीजिए, यहां पे A को X से, B को Y से और C को Z से रिप्लेस कर दीजिए। तो होगा क्या, ये चीज आपके पास हो जाएगी ऑल दोस XYZ ऑफ कोर्स इन R³ राइट, सच दैट यहां क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस यहां पे y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस यहां पे आपका सिंपल 2xy हो जाएगा और इक्वल टू यहां 0 हो जाएगा। सही है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम अपने क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकेंगे। तो पहले ऑप्शन में आपको वो क्या कह रहा है, वो ये कहता है कि जनाब क्या इंटरसेक्शन ऑफ s विद xy प्लेन इज अ लाइन। अब xy प्लेन पे क्या होता है, z 0 हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, यहां जाके z को 0 कर दीजिए। जैसे आप z को 0 करेंगे आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा। ये जो चीज है मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पे, ऑल दोस xyz इन ऑफ कोर्स R³ ये निकल के आएंगे एंड ये है आपके इस सेट की इंटरसेक्शन विद योर xy प्लेन। अब देखिए जैसे हम इसको ध्यान से देखेंगे, x के प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0, तो आप देखेंगे ये चीज आपके पास क्या निकलेगी, x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 निकल के आएगी एंड हेंस यहां से x प्लस y 0 हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू माइनस x हो जाएगा। ऑलराइट, तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो चीज है और कुछ नहीं है। फोकस कीजिए XYZ इन R³ राइट, और आपने यहां पे अभी क्या किया था, यहां पे अभी आपने z को 0 भी किया था। तो फोकस कीजिए ये वाला पार्ट यहां पे 0 हो चुका है, ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब इस केस में मैं XY प्लेन पे ही हूं। अब XY प्लेन पे जब y इक्वल टू माइनस x हो जाता है तो मुझे क्या ही मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन ही मिलती है ना पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इससे आप देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो ट्रू हो जाएगा, मतलब सच हो जाएगा, लेकिन ठीक आंसर नहीं आएगा क्योंकि आंसर में हमसे फॉल्स पूछा गया। ऑलराइट, तो पहला ऑप्शन ट्रू है इसलिए आंसर नहीं आएगा। अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड में वो क्या कहता है, सेकंड में वो कहता है इंटरसेक्शन ऑफ s विद XZ प्लेन। अब XZ प्लेन में क्या होता है, XZ प्लेन में y 0 हो जाता है। ठीक है, अब क्या कीजिए, यहां पे y को 0 कर दीजिए। जैसे यहां पे आप y को 0 करेंगे और यहां पे y को 0 करेंगे, आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है, यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहां मुझे मिल जाएगा सिंपल x स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू z स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब z मुझे क्या मिल जाएगा, x बाय रूट 2 मिल जाएगा एंड माइनस x बाय रूट 2 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस x बाय रूट 2 हो जाएगा। ऑलराइट, अब आप ध्यान से देखिए ये जो चीज है, अब आपको सबसे पहली बार इंटरसेक्शन ऑफ s विद द XZ प्लेन, मतलब इस केस में y 0 है, हम एक प्लेन पे हैं। हम प्लेन पे, कौन से प्लेन पे, XZ प्लेन पे। XZ प्लेन पे z इज इक्वल टू x बाय रूट 2 क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास कर रही होगी, एंड z इज इक्वल टू माइनस x बाय रूट 2 क्या होगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास कर रही होगी। दोनों को कंबाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकल के आएगा, राइट, जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। राइट, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 में तो वो कह रहा है कि इंटरसेक्शन एलिप्स निकल के आएगी, ये तो गलत हो गया क्योंकि यहां तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकल के आ रहा है। मतलब इस केस में ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स है, इसलिए सही आंसर भी है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 इस केस में आपका सही जवाब निकल के आएगा। अगर ऑप्शन नंबर 3 और 4 को भी डिस्कस कर ही लेते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर 3 में वो क्या कहता है, S इज यूनियन ऑफ टू प्लेन्स, एंड फोर्थ में कहता है Q इज डीजेनरेट क्वाड्रेटिक फॉर्म। देखिए कैसे चेक करें कि यार ये यूनियन ऑफ टू प्लेन्स है या नहीं, बड़ी सीधी सी शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए
अगर तो आपका ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए, है ना, तो हम इन भाई साहब को कहेंगे कि ये एक्चुअली में एक डीजनरेट क्वाड्रेटिक फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली बात। और डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो ये एक्चुअली में पेयर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज, ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है एक्चुअली में पेयर ऑफ प्लेन्स ही है, जिससे आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, है ना। तो ट्रू हो गया है तो आपका जो सही आंसर था वो तो फॉल्स मार्क करना था, वो तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया है। लेकिन ठीक है, बाकी क्वेश्चंस के बारे में हमें अच्छे से समझ आ गया। सो अभी पॉसिबल हो कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है वो क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 153 के रूप में दिया गया था। उसमें क्या दिया गया था देख लेते हैं। गिवन था हमारे को स्मॉल एल एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ था ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब देखिए, ये लिखते ही उसने एक्चुअली स्मॉल एल को नेचुरल नंबर दे दिया है, बस सीधी सीधी बात है। और फिर ये देखिए आपसे वो क्या पूछ रहा है, वो देखिए आप। वो कहता है जी फाइंड कीजिए डायमेंशन ऑफ आर वेक्टर स्पेस of all polymers in two variables, yeah, over R having a total degree of at most L, yeah. अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख पा रहे हैं ना, इस क्वेश्चन में जो आपके चारों ऑप्शंस हैं वो स्मॉल एल पे डिपेंड कर रहे हैं, या। और आप ध्यान से देखिए, एल को सिर्फ 1 डालने से चारों ऑप्शन अलग आ रहे हैं। देखिए जरा, एल को जब आप 1 डालेंगे तो ऑफकोर्स जो पहला ऑप्शन है एल को 1 डालते ही वो 2 हो जाएगा। जो सेकंड ऑप्शन है एल को जैसे ही 1 डालेंगे वो 0 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आप देखेंगे जैसे आप एल को 1 डालेंगे वो 1 हो जाएगा। एंड चौथा ऑप्शन जो है जैसे आप एल को 1 डालेंगे आप देखेंगे वो एल प्लस 1 2 होकर नीचे वाले 2 को काट देगा और वो 3 हो जाएगा। चार ऑप्शन अलग आ रहे, मतलब एल को 1 डालने से आंसर आने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो देखिए आप। अगर मैं इस गिवन वेक्टर स्पेस को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करूं तो ऑफ कोर्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर मैं एल को 1 डालूं तो इस गिवन सवाल के अंदर मेरे पास जो पॉलीनॉमियल इन टू वेरिएबल्स की बात हो रही है हम उसको कैसे ले सकते हैं, वो सारे एफ ऑफ एक्स वाई हैं। ऑफ कोर्स कहां से, आर ऑफ एक्स वाई से, या सच दैट जिनकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ एफ है वो एट मोस्ट एल, हमने एल 1 रखा हुआ है, लेस और इक्वल टू 1 निकल के आएगी। तो हमारे पास जो गिवन पॉलीनॉमियल्स हैं 2 वेरिएबल की जिनकी डिग्री 1 या 1 से कम आती है वो एक्चुअली में बनते ही किससे, वो एक्चुअली में बनते हैं या तो स्मॉल एक्स से या स्मॉल वाई से या फिर कांस्टेंट टर्म से। मतलब अगर मैं इस वी के बेसिस की बात करूं तो इसके बेसिस में केवल 3 एलिमेंट्स आएंगे, एक 1 आएगा, एक x आएगा, एक y आएगा। क्योंकि एट मोस्ट टोटल डिग्री 1 के 2 वेरिएबल के जो पॉलीनॉमियल है वो आपके पास होते ही कैसे हैं, या तो वो आपके पास कांस्टेंट पॉलीनॉमियल आ जाएगा या फिर अकेला x आ जाएगा या फिर x प्लस वाई आ जाएगा, इससे आगे नहीं जा पाएगा। इवन x इंटू वाई भी नहीं आ पाएगा क्योंकि x इंटू वाई की टोटल डिग्री आपके पास 2 हो जाएगी। मतलब ये जो भी हमारे पास वेक्टर स्पेस वी दिया था इसके बेसिस में एक्चुअली में केवल ये 3 एलिमेंट्स आएंगे एंड हेंस इन भाई साहब की जो डायमेंशन निकल के आएगी वो आपके पास इस केस में 3 निकल के आएगी। और आप देखेंगे एल को 1 डालने से ना ये 3 आंसर दे रहा है, ना ये 3 दे रहा है, ना ये 3 दे रहा है, एक्चुअली ये 3 दे रहा है। मतलब ये तीनों कट जाएंगे और चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। सच एन इजी क्वेश्चन, या अगर आपको थोड़ा सा भी इसकी नॉलेज थी तो ये क्वेश्चन आई होप आपका हो गया होगा। इवन अगर किसी ने पिछले प्रीवियस ईयर्स जो हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस को भी ध्यान से किया हुआ है तो ऐसा क्वेश्चन पिछले सालों में भी रिपीट हुआ होगा। ऑलराइट, उसमें मोस्टली बच्चों ने एल को 2 या और बड़ा कोई डायमेंशन लेके सॉल्व किया था। तो ये पॉजिटिव होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस केस में जो आपका जवाब निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 निकल के आएगा। अब हम इस क्वेश्चन के बाद आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है वो क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 154 के रूप में दिया गया है। ठीक है, उस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, उसमें वो कहता है कि लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। मतलब ए जो है वो M3R का एक एलिमेंट दिया हुआ है और फिर हमसे 4 ऑप्शन देके पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन फॉल्स आएगा। ध्यान रखिएगा, फॉल्स पूछा है, ट्रू नहीं पूछा। ऑलराइट, तो एक एक करके ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है, ए मस्ट हैव अ रियल आइगन वैल्यू। देखिए ए M3R से बिलोंग कर रहा है, राइट। अब क्योंकि ए M3R से बिलोंग कर रहा है
तो पक्की बात है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आएगी वो आपके पास पक्का क्यूबिक इक्वेशन निकल के आएगी, जिसके कोएफिशिएंट्स कहां से आएंगे? ऑफ कोर्स रियल से आएंगे। और हमें पता है अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन हो जिसके कोएफिशिएंट रियल नंबर्स हो तो पक्की बात है उसका एक रियल रूट तो होता ही होता है। तो पता लग गया कि इस ए का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकल के आएगा उसका एक रियल रूट आएगा ही आएगा। और जो रियल रूट होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ऑफ द गिवन मैट्रिक्स वो आपके पास पक्का कैपिटल ए का एक आइगन वैल्यू निकल के आता है। तो आप नोटिस करेंगे ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? ए मस्ट हैव अ रियल आइगन वैल्यू। तो ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ये ऑप्शन ठीक नहीं है क्योंकि आपसे फॉल्स पूछा गया है, राइट? तो चलिए आगे चलते हैं, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको कहता है इफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज जीरो। डिटरमिनेंट कहता है अगर जीरो दिया हुआ देन जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। बिल्कुल आएगा क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि जो डिटरमिनेंट होता है वो एक्चुअली में हमारी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है। मान लिया जो मैट्रिक्स ए है इसकी मान लिया 3 आइगन वैल्यूज आ रही है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। हमें पता है इन तीनों का जो प्रोडक्ट निकल के आता है वही डिटरमिनेंट निकल के आता है। और अगर हमारे को डिटरमिनेंट 0 दिया हुआ है मतलब इन तीनों में से एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू आपके पास 0 निकल के आएगी। सही है? तो आप नोटिस करेंगे ऑप्शन नंबर 2 आपके पास बिल्कुल सही निकल के आएगा क्योंकि वो यही कह रहा है कि अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो हमें क्या पता लगा? इन तीनों आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इन तीनों आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 हो गया तो पक्की बात है एटलीस्ट एक इनमें से आइगन वैल्यू 0 हो जाएगी, जिससे 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए हो जाएगी। मतलब सेकंड भी सच है लेकिन आंसर नहीं। आगे चलते हैं, ठीक है? थर्ड ऑप्शन आपको क्या कहता है? कहता है इफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नेगेटिव। अब डिटरमिनेंट नेगेटिव दिया हुआ, राइट? एंड 3 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन ए मस्ट हैव 3 रियल आइगन वैल्यूज। कहते 3 रियल आइगन वैल्यूज होनी चाहिए। तो देखिए ये सच है, क्यों? नोटिस कीजिए, देखिए हमें ये तो पता है, पहले ऑप्शन से हमने डिस्कस कर लिया है कि एक आइगन वैल्यू पक्का रियल आएगी। ऑलराइट, तो उसने थर्ड ऑप्शन में कहा है कि 3 आइगन वैल्यू है, मतलब इन तीनों में से एक आइगन वैल्यू 3 हो चुकी है। अब वो कहता जी फिर और कहता है कि जनाब आपके पास जो है ना डिटरमिनेंट नेगेटिव आ चुका है, इन तीनों का प्रोडक्ट नेगेटिव दिया हो तो पक्की बात है लैम्डा 1 लैम्डा 2 भी आपके पास रियली आएंगे। वो ये कह रहा है। सही? तो ये ऑप्शन का मैच देखेंगे बिल्कुल सही निकल के आएगा। क्यों? देखिए अगर दैट इज पॉसिबल ये सही नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि 3 एक आइगन वैल्यू है तो बाकी दोनों इमेजिनरी आइगन वैल्यूज होंगी। लेकिन बाकी दोनों जो इमेजिनरी आइगन वैल्यूज होंगी वो एक्चुअली में होंगी क्या? हमारे उस कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल की रूट ही होंगी ना जो हमने यहां से निकाला, जो उस मैट्रिक्स का निकल के आ रहा है। लेकिन हमें पता है उस मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल है वो एक क्यूबिक रियल पॉलीनोमियल है। तो अगर उसकी एक आपके पास इमेजिनरी आइगन वैल्यू आई तो जो दूसरी निकल के आएगी वो एक्चुअली उसी का कॉन्जुगेट निकल के आएगी। मतलब अगर लैम्डा 1 आपके पास इमेजिनरी आ रही है तो लैम्डा 2 भी इमेजिनरी आएगी। इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स निकल के आएंगे। या तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में रिलेशन क्या निकल के आएगा कि जो लैम्डा 2 है वो लैम्डा 1 का कॉन्जुगेट निकल के आएगा। और यहां पे हम इसको पुट करेंगे तो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 1 का कॉन्जुगेट इंटू 3 हो जाएगा। अब इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 3 टाइम्स लैम्डा 1 के मॉड का स्क्वायर मिलेगा। और ये चीज तो पक्का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकल के आती है, ये तो नेगेटिव नहीं आएगी। तो थर्ड ऑप्शन में गिवन असर्शन गलत हो जाएगी। या तो जिससे हमें पता लगता है कि अगर 3 आइगन वैल्यूज हैं उस गिवन ए मैट्रिक्स की, उसमें से एक 3 दी हुई है और जो आपके पास डिटरमिनेंट दिया हुआ नेगेटिव दिया हुआ है, तो पक्की बात है कि तीनों की तीनों आइगन वैल्यूज इस केस में आपके पास रियल निकल के आएंगी, जिससे आपका ऑप्शन नंबर 3 इस केस में सही होगा, लेकिन आंसर नहीं होगा। मतलब पहले तीनों ऑप्शन सच है और उसने झूठा पूछा हुआ, फॉल्स पूछा हुआ, तो पक्की बात फोर्थ ऑप्शन फॉल्स निकल के आएगा। तो आंसर तो आपके पास आ चुका है, राइट? लेकिन फोर्थ ऑप्शन को थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या कहता है? कहता है जी इफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज पॉजिटिव। अब डिटरमिनेंट पॉजिटिव दिया हुआ, देखो आ रहा था इस केस में, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा था, राइट? ठीक है। एंड 3 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, या देन ए मस्ट हैव 3 रियल आइगन वैल्यूज। ये गलत हो जाएगा। देखिए वैसे तो हमें ऐसा आइडिया लग गया, क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन फिर भी एक काउंटर एग्जांपल बन जाए तो बढ़िया हो जाएगा क्या? ठीक है। तो आप नोटिस कीजिए मैट्रिक्स ए को आप ये ले सकते हैं, ध्यान से देखिए 0 0 -1 1 या 0 0 0 0 और डिटरमिनेंट उसमें क्या रखना है? कहता है जी डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव एंड 3 इज एन आइगन वैल्यू। तो 3 को क्या रखते थे? सही है।
तो आप नोटिस करेंगे कि इन जनाब का जो आपके पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकल के आएगा वो निकल के आएगा करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस इनटू करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस। अगर आपको जॉर्डन ब्लॉक्स बनाने आते हैं तो ये चीज निकल के आएगी x माइनस 3 इंटू एक्स के प्लस 1 निकल के आएगा। इसका आपके पास जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो ये निकल के आएगा। तो आप नोटिस करेंगे आपके जो चौथे ऑप्शन में सारी की सारी बातें दी हुई है वो इस केस में सही निकल के आएगी। कैसे आप देख सकते हैं, डिटरमिनेंट खोल सकते हैं आप इसका, यही खोल दीजिए आप थर्ड वाले कॉलम पे खोलेंगे तो आपके पास क्या निकलेगा 3 यहां से निकलेगा और वहां से 1 निकल के आएगा, तो डिटरमिनेंट 3 निकल के आएगा। मतलब डिटरमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है एंड वो कह रहा है एंड 3 इज एन आइगन वैल्यू, 3 यहां पे पक्का आइगन वैल्यू भी निकल के आएगी। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, लेकिन क्या आपके पास ए के तीनों आइगन वैल्यूज इस केस में रियल निकल के आ रही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है इस गिवन इक्वेशन से हमें पता लग रहा है कि भैया एक तो 3 आएगी, लेकिन एक आएगी आयटा, दूसरी आएगी माइनस आयटा, जिससे इस गिवन मैट्रिक्स ए को अगर मैं ले लूं तो पक्की बात है आपके पास ऑप्शन नंबर 4 रिजेक्ट हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। इसी वजह से ऑप्शन नंबर 4 इस केस में आंसर था। सो वी पॉजिटिवली होप कि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप सभी ने जरूर किया होगा एंड आपसे हो भी गया होगा। अब इस क्वेश्चन की डिस्कशन के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 155 के रूप में दिया गया। इसमें क्या दिया गया था, वो कहता है कि फिर दोबारा ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ 3x3 ऑर्डर का ओवर रियल्स, और फिर उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई। क्या है, कहते हैं करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए को उसने पी ऑफ टी से रिप्रेजेंट किया हुआ, सच दैट पी ऑफ टी इज डिविजिबल बाय टी स्क्वायर। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इस मैट्रिक्स ए के करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को एक्स के फॉर्म में लिखूं तो उसने मुझे ये कह दिया है कि जनाब एक्स स्क्वायर जो है वो पक्का इसको डिवाइड कर रहा है, और अब साथ में एक लीनियर पॉलिनोमियल और है, उसको हम जी एक्स नाम दे देते हैं। ठीक है, ये लीनियर है, ध्यान रखिए। और अब ये हमें देके वो पूछ रहा है कि अब चारों ऑप्शंस में से आपका सही ऑप्शन कौन सा निकल के आएगा। ऑलराइट, तो पहला ऑप्शन कहता है कि द आइगन स्पेस ऑफ ए फॉर द आइगन वैल्यू 0 इज 2 डायमेंशनल। सेकंड कहता है ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज रियल। थर्ड कहता है ए क्यूब इज 0 मैट्रिक्स एंड फोर्थ कहता है ए इज डायगोनलाइजेबल। देखिए, जैसे ही हमें पता लगा कि एक्स स्क्वायर उसके करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो कैसे खत्म हो गया, देखिए यहां से मुझे पता लग गया है कि जनाब कि पहली बात जो कैपिटल ए है उसका जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा उसकी डिग्री कितनी आएगी 3। ठीक है, और एक्स स्क्वायर उसको डिवाइड कर रहा है, मतलब उसके 2 रियल रूट्स तो है ही, तो जो तीसरा रूट आएगा वो भी पक्का रियल निकल के आएगा, क्योंकि रियल पॉलिनोमियल है। अगर इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। 2 आ चुके हैं, तीसरा आना है तो उसके लिए कोई कॉन्जुगेट पेयर मिल ही नहीं पाएगा। सही है, तो इसलिए जो तीसरा रूट आएगा वो भी रियल आएगा, जिससे हमें पता लगता है कि यहाँ 100% आपके पास जो मैट्रिक्स ए है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, उसकी जो आपके पास जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है सारी की सारी जो आइगन वैल्यूज हैं वो रियल निकल के आएगी। ठीक है, 2 0 आएंगे और एक रूट यहां से आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। मतलब एक्चुअली में आपका सही ऑप्शन तो इस केस में सेकंड आएगा, क्वेश्चन यही खत्म हो गया। येट अगर अब आप बाकी ऑप्शंस को देखें तो बाकी ऑप्शंस भी काफी अटेम्प्टेबल। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे पहला ऑप्शन कहता है जी आइगन स्पेस ऑफ ए फॉर द आइगन वैल्यू 0 इज 2 डायमेंशनल, मतलब 0 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहा है। राइट, थर्ड में कह रहा है ए क्यूब 0 आएगा नहीं आएगा। फोर्थ में कह रहा है कि ए जो है डायगोनलाइजेबल आएगा नहीं आएगा। देखिए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए। उसमें क्या कीजिए, 0 0 यहां 3 रख दीजिएगा, यहां 0 0 0 यहां 6 कर दीजिए, यहां 0 यहां 0 कर दीजिए। ऑलराइट, इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप निकालिए, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप निकालेंगे वो चीज आपके पास निकल के आएगी। सिंपल अगर आप देखेंगे तो x के टाइम्स x माइनस 3 निकल के आएगा। एक क्लियरली x से इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब मैट्रिक्स ए जो है गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। मुद्दा की बात यह है कि जब आप देखेंगे कि इन भाई साहब का जो आइगन वैल्यूज हैं, एक तो 0 आएगी एक 3 आएगी। राइट, लेकिन 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखेंगे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 आएगी, लेकिन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 निकल के आएगी। राइट, अब 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 आ रही है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आ रही है, जिससे हमें पता लगेगा ये भाई साहब डायगोनलाइजेबल नहीं आएंगे। पहली बात, ठीक है जी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4th है वो तो गया। अब ऑप्शन नंबर 3rd कह रहा है कि ए क्यूब 0 आएगा। अरे ए क्यूब तब 0 आता ना, ये पहले ही जो मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है वो 3x3 ऑर्डर का है। ए क्यूब तो तब 0 आता ना जब आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसके अंदर 0 के अलावा और कोई आइगन वैल्यू ना होती।
राइट। लेकिन यहां देखिए इस केस में तो 3 आइगन वैल्यू है ही है, इसका पक्का जो ए क्यूब है वो 0 नहीं आएगा, मतलब इसी गिवन मैट्रिक्स ए से आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो भी चला गया एंड ऑप्शन नंबर 1 भी इसी से कट गया, क्योंकि वो ये कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 कि द आइगन स्पेस ऑफ ए फॉर द आइगन वैल्यू 0 इज 2 डायमेंशनल, मतलब 0 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपके पास हमेशा 2 आएगी, वो तो नहीं आ रही। इस केस में जब आप ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे 0 आइगन वैल्यू की वो 1 निकल के आएगी, जिससे आपका ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसा तो ये क्वेश्चन पढ़ते खत्म हो गया था अगर आपने सेकंड ऑप्शन पढ़ लिया तो, अदरवाइज भी पॉजिटिव हो कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मतलब इस क्वेश्चन में जो आपका सही जवाब है वो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 निकल के आएगा, राइट। सो भी पॉजिटिव हो कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।